शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आइए आज खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव की। पश्चिम बंगाल में कल यानी 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन उससे पहले ही बंगाल का सियासी पारा चरम पर है और फिलहाल जिस मुद्दे ने बंगाल में सियासी बवंडर बना रखा है वो है यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस अजयपाल शर्मा का बंगाल में वायरल एक वीडियो, जिसमें वो टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान को चेतावनी देते नजर आए थे कि वोटर्स को धमकाना बंद करो। जवाब में आज जहांगीर की भी चेतावनी कहे या धमकी सामने आ गई है। कुल मिलाकर बंगाल में धमकियों और चेतावनियों का दौर चल रहा है। बंगाल के सियासी गलियारों में जुबानी ज्वाला भड़क रही है। टीएमसी से लेकर समाजवादी पार्टी अजयपाल शर्मा के बंगाल में होने पर बीजेपी से लेकर उन पर जुबानी निशाना साध रहे हैं, उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे। खेला तो ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। बंगाल चुनाव में हिंसा है, उपद्रव है और बयानबाजियां हैं। और उनमें भी इस समय सबसे ज्यादा सुपरहिट उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा के बयानों से सजी कहानी। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। अजयपाल शर्मा अपने ऐसे ही अंदाज के लिए यूपी में सिंघम की तरह जाने जाते हैं। वही अंदाज जब इन्होंने पश्चिम बंगाल की सरजमी पर दिखाया तो बवाल मच गया। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। आईपीएस अजयपाल शर्मा को दक्षिण 24 परगना में पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया। 24 परगना में आज भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। कल इसी सुरक्षा को मजबूत करने और वोटर्स में भरोसा जगाने के लिए अजयपाल शर्मा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन फाल्टा विधानसभा में टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान के ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंचे थे। जहांगीर खान पर पूर्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर बंगाल में पथराव करने के आरोप है। उसी कड़ी में उन्होंने जहांगीर से लेकर उनके समर्थकों को चेतावनी दी कि उपद्रव और धमकियां नहीं चलेंगी। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। लेकिन काशी के बारे में जो धारणा थी, वह धारणा जिस रूप में बदलती हुई दिखाई दे रही थी, पिछले 11-12 वर्ष में पूरी दुनिया की दृष्टि, पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना। काशी जिस शिव की, बाबा विश्वनाथ की शाश्वत चेतना का केंद्र बिंदु था, वह फिर से काशी विश्वनाथ धाम के रूप में हम सबको देखने को मिला है। और आज हम सब इस बारे में देखते हैं कि विरासत और विकास का वह अद्भुत समन्वय न केवल काशी में, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश के अंदर हम सबको उसी जीवंतता के साथ दिखाई दे रहा है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी से प्रारंभ किया। आज पूरे देश के अंदर वह हम सबको दिखाई दे रहा है। जिस काशी ने भारत की सनातन परंपरा को जीवंतता प्रदान की, भारत की आत्मा को अपने भीतर सजोए, वे वही काशी आज एक नए कलेवर के रूप में दुनिया के सामने हम सबको दिखाई दे रही है।
आज जब यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हम सबके बीच में इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे संसद में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11-12 वर्ष में नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी सुरक्षा के लिए जिस अभियान को अपने हाथों में लिया था, लाभार्थी परख योजना के साथ साथ अब वह देश के कानून निर्माता के रूप में देश के लिए कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण पहल को आगे बढ़ा सकें। एक समय सीमा के अंदर 2029 में उन्हें यह अधिकार प्राप्त हो और देश की विधायिका में, देश की संसद में, देश की विधानसभाओं में उन्हें 33% आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित हो। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौजूद हैं। वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। वाराणसी को मिलने वाली है बहुत बड़ी सौगात। और आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। आईपीएस अजय पाल शर्मा की उत्तर प्रदेश में छवि एक दिलेर पुलिस वाले की है। मौजूदा समय में वो प्रयागराज में एडिशनल पुलिस कमिश्नर के तौर पर तैनात हैं। उनके चाहने वाले उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहते हैं। खास बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब अजय पाल शर्मा का नाम सुर्खियों में रहा हो। वो कई बार अपने अंदाज और काम की वजह से सुर्खियों में रहे, तो आरोपों को लेकर भी उनका नाम कई बार उछल चुका है। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। असल में अजय पाल शर्मा इसी लाइन के इर्द गिर्द यूपी में कहानी बने हुए हैं, जिनके होने का मतलब है कि अपराधियों का कायदे से इलाज किया जाएगा। खाकी वर्दी, आंखों पर काला चश्मा और अपराधियों के मन में खौफ, ये पहचान है उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा की। अजय पाल शर्मा के होने का मतलब है अपराधियों में खौफ। इन्होंने कई बड़े अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया तो कई को ढेर कर दिया। पंजाब के लुधियाना में जन्मे अजय पाल शर्मा पेशे से दांतों के डॉक्टर थे, लेकिन डॉक्टर के स्टेथोस्कोप को छोड़कर इन्होंने खाकी को चुना। 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी के तौर पर इनकी भर्ती हुई और पहली पोस्टिंग के बाद से ही इन्होंने साफ कर दिया कि अपराधियों के लिए इनके पास कोई पेन किलर नहीं है, बल्कि सीधा हिसाब है। शामली, नोएडा, जौनपुर और रामपुर जैसे संवेदनशील जिलों में अजय पाल शर्मा ने अपराध के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। इसी का नतीजा था कि लोग इन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहने लगे। अजय पाल शर्मा ने यूपी में 100 से ज्यादा एनकाउंटर में अपराधियों पर एक्शन लिया। जौनपुर में एसपी रहते हुए सिर्फ 22 महीनों में रिकॉर्ड तोड़ एनकाउंटर किए। इनके बड़े ऑपरेशन में नोएडा का ऑपरेशन खास तौर पर गिना जाता है। साल 2018 में नोएडा में इन्होंने ऑटो रिक्शा में बैठकर भेष बदला और अपनी फोर्स के भ्रष्ट पुलिस कर्मियों को रंगे हाथों पकड़ा। उन्होंने पुलिस के एक्शन का पूरा तौर तरीका चेक किया। उनके इस अंदाज ने इनको यूपी में एक बेहतर पुलिस वाले के तौर पर फेम दिलाई थी। कहते हैं जहां नाम बड़ा होता है वहां विवाद भी पीछे पीछे आते हैं। अजय पाल शर्मा का नाम तब सुर्खियों में आया जब रामपुर में उन पर कुछ गंभीर आरोप लगे। उन पर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी गंभीर आरोप लगे, तो निजी संबंधों को लेकर भी वो शक के खांचे में कसे गए। इसके अलावा शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी अपने ऊपर लगाए गए पॉक्सो केस को अजय पाल शर्मा की साजिश बताया था, क्योंकि वो आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ एक फोटो में केक काटते दिखाई दिए थे। ये वही आशुतोष थे जिन्होंने मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ गंभीर शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन हर आरोपों से पाक साफ होकर अजय पाल शर्मा बाहर निकल आए। अब चुनाव आयोग ने उनकी सख्त छवि को देखते हुए उन्हें बंगाल में पुलिस पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है, जहां उनकी वीडियो की वजह से समूचा बंगाल और हिंदुस्तान के दूसरे तमाम राज्यों के लोग भी उन्हें जान गए होंगे। जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जंग रुक नहीं रही है तो दूसरी जंग का खतरा मंडरा रहा है। इजराइल तो खुलेआम ये चेतावनी दे रहा है कि 2026 पर वो कई मोर्चों पर जंग लड़ सकता है। इजरायली सेना प्रमुख ने चेतावनी दी कि 2026 कई मोर्चों पर लड़ाई का वर्ष होगा। उन्होंने और अधिक सैनिकों का आह्वान किया है। तो वहीं लेबनान में इजरायली हमले लगातार जारी है।
इजरायली सेना पिछले करीब 2.5 साल से अलग अलग मोर्चों पर युद्ध में जुटी हुई है। 7 अक्टूबर 2023 से गाजा में इजराइल ने कहर बरपा रखा है। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह से जंग जारी है तो पश्चिम एशिया में ईरान से जंग, जहां फिलहाल अभी युद्ध विराम चल रहा है। लेकिन लगता है कि साल 2026 में इजराइल रुकने वाला नहीं है। वो कुछ और मोर्चों पर जंग की शुरुआत कर सकता है। इसके संकेत इजराइल के नेता अक्सर देते रहे हैं। अब इजराइल की सेना के अध्यक्ष ने इस आशंका को और हवा दे दी है। इजराइल के वर्तमान सैन्य प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने 27 अप्रैल 2026 को चेतावनी दी। जमीर ने कहा कि 2026 का पूरा साल इजराइल के लिए सभी मोर्चों पर जंग का साल बना रहेगा। कुछ मोर्चों पर युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन सेना प्रमुख ने कहा कि सेना किसी भी समय भीषण युद्ध पर लौटने के लिए पूरी तरह तैयार और सतर्क है। जमीर ने सरकार से आग्रह किया है कि बढ़ते सैन्य अभियानों को संभालने के लिए और अधिक सैनिकों की भर्ती जरूरी है। इजराइल के सेना प्रमुख का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब लगभग पूरी दुनिया किसी भी तरह की जंग रोकने की वकालत कर रही है, फिर चाहे वो जंग ईरान से हो या लेबनान में इजरायली हमले। इजरायली सेना चीफ के ताज़ा बयान इस ओर इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है कि इजराइल नए हमले की तैयारी कर रहा है। मौजूदा हालात की बात करें तो इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान से युद्ध में है। फिलहाल ईरान युद्ध में सीज फायर चल रहा है, लेकिन तनाव पूरी तरह बरकरार है। इजराइल का लेबनान में सक्रिय सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के साथ बड़े पैमाने पर युद्ध चल रहा है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में भीषण हमले किए हैं। यहाँ युद्ध विराम के बाद भी इजरायली कार्रवाई जारी है। इसके अलावा सीरिया में इजराइल के सैन्य अभियान लगातार जारी हैं। इजराइल मुख्य रूप से सीरिया में ईरानी हथियारों की सप्लाई चेन और बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है। इसके अलावा हुतियों की ओर से इजराइल पर मिसाइल हमलों के जवाब में यमन पर भी जवाबी कार्रवाई की संभावना बनी रहती है। इजराइल के निशाने पर इराक भी है। यहाँ ईरान समर्थित पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के ठिकानों पर उसने हवाई हमले भी किए। ईरान की प्रॉक्सीज हैं, यानी कि हिजबुल्लाह, हुती, हमास या उधर पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, कतैब हिजबुल्लाह, अल-बदर, इराक में और सीरिया में जो मिलिशिया हैं, इन सब के साथ उसके युद्ध की स्थिति बनी रहती है। इजराइल इन सब के साथ एक साथ लड़ने में सक्षम तो है, लेकिन लंबे समय तक नहीं। मुझे नहीं लगता कि 2026 तक जो इजराइल के आर्मी चीफ कह रहे हैं कि वो लगातार युद्ध में 7 देशों के साथ रहेंगे या 7 फ्रंट पे रहेंगे, ऐसा नहीं। कंटिन्यूअस युद्ध हो सकता है, खास तौर पे हिजबुल्लाह के साथ में या हुती के साथ में। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ईरान से जंग रोकने के पक्ष में नहीं थे। वो लगातार कहते रहे हैं कि जब तक ईरान का पूरा खतरा समाप्त न हो जाए, जंग जारी रहे। फिलहाल अमेरिका ने सीज फायर लगा दिया है, लेकिन नेतन्याहू की सेना दक्षिणी लेबनान में कहर बरपा रही है। इस बीच नेतन्याहू ने आईडीएफ के वरिष्ठ कमांडरों के साथ एक बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने लेबनान में सुरक्षा स्थिति, चल रहे सैन्य अभियानों और हिजबुल्लाह से जुड़े खतरों पर चर्चा की। नेतन्याहू ने दावा किया कि हिजबुल्लाह के पास मिसाइल भंडार का केवल 10% बचा है, लेकिन खतरा बरकरार है। नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि रॉकेट और ड्रोन सहित प्रमुख खतरे बने हुए हैं। इजराइल ने दक्षिण लेबनान में लितानी नदी तक के इलाके को अपने नियंत्रण में लेने का लक्ष्य रखा है। इजराइल ने सीमा से लगभग 3 से 8 किलोमीटर अंदर एक येलो लाइन बनाई है, जिसे एक सैन्य बफर जोन घोषित किया गया है। ये इजराइल का सिक्योरिटी जोन है। इस इलाके में इजरायली हमलों से गांव के गांव वीरान हो गए हैं। ये दक्षिण लेबनान का कफर तेबनित गांव है। एनडीटीवी पहला ऐसा चैनल है जो यहाँ पहुँचा है। यहाँ के हालात बेहद दर्दनाक हैं। इस गांव में अब कुछ नहीं बचा है। चारों ओर खंडहर हो चुकी इमारतें हैं, जली हुई गाड़ियां हैं। इजरायली हमले में करीब 8 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। हुआ कुछ यूं कि इस इलाके में करीब, अगर आप ये चौक देखें, मेरे पीछे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, इस चौक के चारों तरफ जो है आपको ये तबाही का मंजर दिख रहा होगा।
हर तरफ जो है गाड़ियां जली हुई हैं, मकानों पर हमले हुए हैं और चौक के आसपास भी आपको बिल्डिंग्स पर हमलों का जो हमले के निशान हैं वो दिख रहे हैं इस गांव में और आसपास के गांव में, क्योंकि इस चौराहे के या इस चौक के चारों तरफ जो गांव हैं वहां के लोगों ने आपस में व्हाट्सएप ग्रुप पर ये डिसाइड किया कि इस इलाके को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इजराइल की तरफ से जो येलो लाइन या जो बफर जोन या जो इलाके उसने अपने कब्जे में लिए हुए हैं उस इलाके से ये गाँव करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। 20 किलोमीटर की दूरी ऐसी है कि सामने के पहाड़ों पे इजराइल की फौज है और वहां से वो लगातार ऐसे इलाके में हमले करते रहते हैं। कफर तेबनीत के लोग यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी इजराइल का हमला हो जाता है। जानकारी के मुताबिक 8 लोग मारे गए, कई घायल हो गए। चंद मीडिया कर्मियों के अलावा गांव में अब कोई नहीं है। इस गांव के लोगों ने ये डिसाइड किया आपस में बातचीत करके कि हम इस चौक पर जमा होते हैं। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, ये चौक है जहां पर लोग इकट्ठे हो रहे थे। बहुत सारी गाड़ियां आई और सभी लोगों ने ये डिसाइड किया था कि इस गांव को छोड़कर हम बेरूत की तरफ चले जाएंगे। लेकिन इजरायली सेना ने ठीक उसी वक्त करीब दोपहर के 3 बजे इस इलाके में हमला किया। न सिर्फ इस चौक पर, आप देख सकते हैं यहाँ बच्चों की बाईसाइकिल है, ये एम्बुलेंस की गाड़ियाँ हैं, लोगों की प्राइवेट गाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर करीब 100 लोगों का या उससे ज़्यादा लोगों का जमावड़ा हो गया था और उसके बाद जैसे ही लोग यहाँ पर जमा होते हैं हमला होता है और हाहाकार मच जाता है। और इस वक्त इस पूरे गांव में सिर्फ पत्रकारों के अलावा कोई नहीं है। आम लोग इस गांव को छोड़कर बेरूत की तरफ जा चुके हैं। जब से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने IDF को हिजबुल्लाह के ठिकानों पर और तीव्र हमले करने के आदेश दिए हैं, उसके बाद से आम लोगों का जीवन आम लोगों के जीवन पर काफ़ी असर पड़ा है। और ख़ास करके सीज़ फायर की बात जो है अब सिर्फ कागज़ों में दिख रही है, क्योंकि इजराइल न सिर्फ 55 गाँव को अपने कब्ज़े में किए हुए है बल्कि उन गाँव के उस येलो लाइन के बाहर उस कब्ज़े वाले इलाके के आसपास के गाँव पर भी ऐसे ही तीव्र हमले किए जा रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या इजराइल और लेबनान के बीच जो शांति की बातचीत चल रही है वो कितना सफल होती है। इजराइल ने साउथ लेबनान में भीषण हमले की चेतावनी दी है। इजराइल ने दक्षिण लेबनान में अपनी सेना बनाए रखी है, लेकिन जिस तरह से इजराइल से बयान आ रहे हैं, जैसी वहां तैयारी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जंग की आंच में कुछ और देश भी आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।